इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग है मूविंग चार्जेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इस डायलॉग को आप लोग फॉलो करते आ रहे हैं। मूविंग चार्जेज जो हैं वो करंट कंस्टिट्यूट करते हैं और करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये डायलॉग आप लोग इस चैप्टर की शुरुआत से ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से इसका क्या रिलेशन है? सबस्टांसेस मैटर के पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड सर्कुलर करंट लो एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉपिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल थोड़ा सा आप लोग याद कीजिए। वैसे आप लोग फिजिक्स 12th क्लास के फिजिक्स में भी नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल और बोर के जो पॉस्टुलेट्स हैं वो आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन केमिस्ट्री क्लास 11 के केमिस्ट्री में आप लोग ये पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा उसे आप लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, मैं आपको याद दिला दूं। अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉस्टुलेट, एटम में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलेट करता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलेट करता है। ओके, यहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियस कंसीडर किया है जिस पे चार्ज है प्लस जेड, और जेड जो है एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। तो न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस ई और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जेड, तो न्यूक्लियस का टोटल चार्ज हो गया प्लस जेड ई। ओके, और इस न्यूक्लियस के रेफरेंस में, यदि न्यूक्लियस को पॉइंट ऑफ रेफरेंस माना जाए, ओके, उसके रेफरेंस में एक इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ पे इस तरीके से मूव कर रहा है। ओके, और इलेक्ट्रॉन का जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी जो कि इस सर्कुलर पाथ का टेंजेंशियल है, इलेक्ट्रॉन का जो लीनियर वेलोसिटी है वो है वी वेक्टर। इलेक्ट्रॉन का मास me है जो कि इसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मास आप लोग जानते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, और उसका चार्ज e है। ये चार्ज भी उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन चूंकि एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, चूंकि ये रिवॉल्व कर रहा है या सर्कुलेट कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उस चार्ज का भी मूवमेंट हो रहा है। ओके, वो भी रिवॉल्व कर रहा है, और इस कारण से हमें यहाँ पर मिल रहा है एक करंट लूप। हाँ, लेकिन करंट लूप का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है आप देखिए, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जो है रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन जो करंट लूप हमें मिलेगा वो क्लॉकवाइज मिलेगा। क्यों? यू नो वेल, क्या कारण है? अच्छी तरह आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। ओके, तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये करंट कितना है? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब कहीं भी एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर कीजिए। चलिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ, इस तरीके से मूव करता हुआ आया, और वन टाइम पीरियड, जिसे मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, वन टाइम पीरियड के बाद जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा। फिर वन टाइम पीरियड के बाद एक इलेक्ट्रॉन जो है इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि वन टाइम पीरियड में टोटल कितना चार्ज जो है फ्लो कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? ई होता है। ओके, तो करंट आप लोगों को मिलेगा, करंट I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज ई है और टाइम जो है वन टाइम पीरियड के इक्वल है। मैं इसे डार्क कर लूं। ओके, और ये वन टाइम पीरियड कितना होगा? देखिए,
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v होगा, जिसे आप स्पीड बोल सकते हैं, और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है वो r होगा। ओके, पोजीशन वेक्टर r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो वन टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस जो है यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2 पाई r, जहाँ पे r इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है, और स्पीड जो है v होगी। ओके, अब t का जो ये वैल्यू है इसको यहाँ पुट कीजिए। यहाँ आप लोग पुट करेंगे तो आपको मिलेगा e इंटू वी अपॉन 2 पाई r। ओके, तो ये आपको मिल गया करंट। अब इस करंट लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इक्वेशन m वेक्टर इज इक्वल टू आई ए वेक्टर। ओके, स्केलर फॉर्म में m इज इक्वल टू आई ए। ओके, तो यहाँ पे करंट है I, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो होगा I इंटू एरिया, I का वैल्यू ई वी अपॉन 2 पाई आर, और एरिया कितना इस लूप का, इस करंट लूप का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। m इज इक्वल टू आपको मिला, ये कैंसिल आर, पाई कैंसिल, तो आपको मिला ई वी आर अपॉन 2। और इस मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। करंट के डायरेक्शन में ये राइट हैंड के फिंगर्स को जो है आप कर्ल कीजिए, घुमाइए। ओके, थंब जो है वो इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। करंट के डायरेक्शन में ये रहा, थंब इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। ऐसे भी आप कह सकते हैं, यदि ये क्लॉकवाइज है, करंट जो है क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक मोमेंट इनटू द प्लेन, और यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक मोमेंट आउट ऑफ प्लेन। ओके, यहाँ पे करंट जो है वो क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसका डायरेक्शन होगा इनटू द प्लेन। ओके, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं जरा एंगुलर मोमेंटम आप लोगों को रिवाइज करा दूं। ओके, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? देखिए, सर्कुलर पाथ पर कोई m मास वाला पार्टिकल v स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ओके, और ये टेंजेंशियल है, सर्कुलर पाथ का टेंजेंशियल है इसका डायरेक्शन, तो v वेक्टर जो है वो सर्कुलर पाथ का टेंजेंशियल होगा। और ये सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है उसके रिस्पेक्ट में एक पोजीशन वेक्टर हो गया r वेक्टर। ओके, और लीनियर मोमेंटम जिसे हम लोग p से डिनोट करते हैं, तो p वेक्टर इज इक्वल टू होता है mv वेक्टर। ओके, और एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। ओके, स्केलर फॉर्म में आप लोग क्या लिखेंगे? स्केलर फॉर्म में आप लिखेंगे आर पी साइन थीटा। छोड़िए वो मैं नहीं लिखता हूं। ओके, अब इसे जो है डायरेक्ट यहां अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना है? इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो होगा आर पी साइन थीटा, और ये टेंजेंशियल है सर्कुलर पाथ के, यानी यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये होगा साइन पाई बाई 2। आर टी का वैल्यू एम बी, और इलेक्ट्रॉन के लिए मास कितना है? एम ई इंटू वी, तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आपको मिला एम ई वी आर। ओके, अब देखिए, वापस यहां आइए, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए जो है इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है उसे मैं म्यू से डिनोट करूंगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो m है, इस m को मैं रिप्लेस कर देता हूं म्यू से। ठीक है, इसे मैं म्यू एल से डिनोट कर रहा हूं। ओके, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए
एल जो है वो एक क्वांटम नंबर है, आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री से। खैर यहाँ पे सिर्फ म्यूएल जो है एक नोटेशन है जो कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो म्यूएल इज इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा आप नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जो है एमई से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एमई से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ लिखा है, नंबरेटर में भी एमई मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर में भी एमई मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो ई वी आर अपॉन 2 था, अब ये बन गया ई अपॉन 2 एमई इंटू एमई वी आर। ये एमई वी आर क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है। ओके, तो मैं इसे लिख सकता हूँ म्यू एल इज इक्वल टू ई अपॉन 2 एमई इंटू एल, जहाँ पर एल क्या है? एल जो है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, राइट। अब देखिए, इसे आप वेक्टर फॉर्म में यदि आप लिखना चाहें तो वापस से जरा यहाँ आइएगा। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका डायरेक्शन क्या है? मैग्नीट्यूड तो एम ई वी आर, डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन हम लोग को कैसे पता चलेगा? आर वेक्टर को पी वेक्टर की ओर रोटेट करेंगे। तो चलिए, ये रहा आर वेक्टर और पी वेक्टर ये रहा इस डायरेक्शन में। देखिए, पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर, जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो ये रहा पी वेक्टर और ये रहा आर वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को रोटेट कीजिए पी वेक्टर की। रोटेशन कैसा मिला आपको? एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन जो है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज मिला। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यानी ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आपको मिलेगा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये आपको मिलेगा आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपको मिला आउट ऑफ प्लेन। अब देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसका डायरेक्शन है इनटू द प्लेन इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, और एंगुलर मोमेंटम जो है वो है आउट ऑफ प्लेन। फिर से ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, क्या है? इनटू द प्लेन, और एंगुलर मोमेंटम एल जो है वो आउट ऑफ प्लेन है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है। यदि आप इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, वेक्टर नोटेशन में आप लोग लिखेंगे तो म्यूएल वेक्टर इज इक्वल टू ई अपॉन 2 एम ए। अब यहाँ यदि एल वेक्टर लिखेंगे तब तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर आपको माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। ओके, तो वेक्टर नोटेशन में जब लिखेंगे तो ये आपका म्यूएल वेक्टर इज इक्वल टू मिलेगा माइनस ई अपॉन 2 एम ए एल वेक्टर, राइट। ये इंडिकेट करता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, या इसका उल्टा भी सही है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। वही यदि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो उसके लिए माइनस साइन देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये दोनों जो है मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम ये दोनों सेम डायरेक्शन में मिलते हैं, राइट। ये जो इक्वेशन मिला है ये हर एक चार्ज पार्टिकल के लिए सही है। यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ख्याल क्या रखना है, यहाँ पर E के जगह जो है उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज रखेंगे और ME के जगह जो है उस चार्ज पार्टिकल का मास रखेंगे। ओके, तो ये इक्वेशन जो है इक्विवेलेंटली एप्लीकेबल है हर एक चार्ज पार्टिकल के मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, यदि वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, अब देखिए, अब एक टर्म आता है यहाँ पर जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। जाइरो मैग्नेटिक रेशियो स्केलर फॉर्म में ये जो रिलेशन आपको मिला है, यहाँ पर म्यूएल और एल का जो रेशियो है, यानी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, इसका जो रेशियो है वो है E अपॉन 2m। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ME इलेक्ट्रॉन का मास। ये दोनों वैल्यूज आप लोग पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 8.8 इंटू 10⁻10 कूलॉम पर kg। इसे हम लोग कहते हैं जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। इसे हम लोग कहते हैं जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। तो ये वैल्यू जो है आप लोग याद रख लेंगे।
इसे क्या कहते हैं? जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बोर का जो पॉस्टुलेट है उसी में अगला पॉस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलेट करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन अगला पॉस्टुलेट था बोर का, इलेक्ट्रॉन्स को उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने की, सर्कुलेट करने की परमिशन होती है जिनमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का, किसका? h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपुल हो, L का वैल्यू जो है वो NH/2 पाई होना चाहिए। ये मैंने N लिखा हुआ है और ये H है। ओके, जहां पर H प्लैंक्स कांस्टेंट है, ओके, और N जो है वो इंटीजर है, N का वैल्यू 1 2 3 4 ये सब हो सकता है। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम का जो ये वैल्यू है इसे हम लोग पुट करते हैं यहाँ L के जगह पे। तो इस तरीके से हम लोग को ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है E/2me इंटू NH/2 पाई। इसे आप लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट mu L इज इक्वल टू N EH/4 पाई me, राइट। अब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो पुट करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट पुट करेंगे, 4 पाई का वैल्यू पुट करेंगे और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और 4 पाई का वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये सब जब हम लोग पुट करते हैं तो हमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल इज इक्वल टू मिलता है n इंटू 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, अब यदि n का वैल्यू जो है हम लोग पुट करें 1 तो हमें मिलेगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। यदि हम लोग n का वैल्यू 2 पुट करें तो हमें मिलेगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, इस तरीके से यदि हम लोग यहाँ n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें मिनिमम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। ओके, ये है आपका 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मिनिमम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जो है वो मिला आपको 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को हम लोग जो है बोलते हैं 1 बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं? 1 बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट। ये है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, अब हम लोग बात करेंगे सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। एक सर्कुलर करंट लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ऐसे ही आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके मैं पहले बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। लेकिन जैसे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल फील्ड होता है, उसके एनालोगस होना चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल का, यानी सर्कुलर करंट लूप का एक्सियल फील्ड। क्या ऐसा होता है वही हम लोग आज चेक करेंगे। ओके, तो आप लोग जानते हैं एक सर्कुलर करंट लूप ऐसा हो, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो यहाँ एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका वैल्यू है μ0I r² 2 r² का पावर 3/2, या फिर कुछ लोग इस फॉर्म में भी याद किए होंगे μ0/4 पाई 2 पाई r² I r² का पावर 3/2। ये दोनों सेम है। ओके,
आपकी मर्जी, आप लोग जो याद करना चाहते हैं याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पाई आर स्क्वायर क्या है? पाई आर स्क्वायर इस करंट लूप का एरिया है, राइट। तो आप इसे लिख सकते हैं बी एक्सियल, ये वेक्टर नोटेशन में मैंने नहीं लिखा है, सॉरी। बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई ए, जहां पर ए किसके लिए मैंने सब्स्टिट्यूट किया? ए मैंने सब्स्टिट्यूट किया है पाई आर स्क्वायर के लिए, जो कि एरिया है सर्कुलर लूप, सर्कुलर करंट लूप का, अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, और एट लार्ज डिस्टेंसेस ओके, बहुत दूर जाकर के बात कीजिए इसके सेंटर से, सर्कुलर करंट लूप के सेंटर से काफी दूर जाकर के बात कीजिए, तो वहां पर ये सर्कुलर करंट लूप जो है एक पॉइंट की तरह नजर आएगा। ओके, बहुत छोटा नजर आएगा, ठीक है। तो आप इसे एक शॉर्ट डाइपोल भी समझ सकते हैं, ठीक है। एट लार्ज डिस्टेंसेस शॉर्ट डाइपोल कहिए या फिर पॉइंट डाइपोल कहिए। ओके, तो लार्ज डिस्टेंस पे ये जो डिस्टेंस स्मॉल आर है, ये तो रेडियस है कैपिटल आर। ओके, ये जो स्मॉल आर है इसका वैल्यू काफी बड़ा होगा रेडियस से। ओके, और तब जो है आप इस आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और जब आप इसे नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे सॉरी, इस आर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और जब आप इसे नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा बी एक्सियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये आई ए को आप मैग्नेटिक मोमेंट बोल सकते हैं 2m। ओके, आई ए को क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट, m इज इक्वल टू आई ए अपॉन, इसे आप लोग लिखेंगे क्योंकि आपने कैपिटल आर को, रेडियस को नेग्लेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे आर क्यूब। और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन और एक्सियल फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम है। अब देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज करंट है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से देंगे। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी रूल से दिया जाएगा, या आप लोग वेक्टर बायो सावर्ट लॉ में जो वेक्टर प्रोडक्ट यूज किए थे उसके हेल्प से भी दे सकते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से भी दे सकते हैं। तो उसमें भी आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का डायरेक्शन जो है आपको सेम मिलेगा। ये होता भी है, आप लोग यूँ कहूँ मैं कि आपको याद कर लेना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। ओके, तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में डार्क कलर से मैं लिखूं, वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं वी एक्सियल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब ये जो इक्वेशन मिला ये अनालोगस है एक्सियल फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सियल फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सियल फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो है एक्सियल फील्ड होता है, ठीक है। तो यदि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट के अनालोगस मानूं, ओके, म्यू नॉट को 1/एप्सिलॉन नॉट के एनालोगस मानो, ओके, या 1/एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट का एनालोगस, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो देखिए, तो यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखिए यहाँ पर भी कमी है डिनोमिनेटर में 4 पाई की, और यहाँ पर भी कमी है डिनोमिनेटर में 4 पाई की, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट यदि 1/एप्सिलॉन नॉट है, तो मैग्नेटिक कांस्टेंट जो है, मैग्नेटिज्म का जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा म्यू नॉट। ओके, फिर देखिए
पी वेक्टर यानी डाइपोल मोमेंट का जो एनालॉगस है वो है एम वेक्टर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट। और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एनालॉगस हो गया मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये दोनों एनालॉगस है और ये दिखाया जा सकता है कि इक्वेटोरियल फील्ड भी इसी तरीके से एनालॉगस होता है। खैर वो मैथमेटिक्स डेरिवेशन जो हम लोग नहीं करने वाले हैं। हाँ, इक्वेटोरियल फील्ड जो है वो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड। याद कीजिए एक डाइपोल के लिए क्या होता था, डाइपोल के लिए ये होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा बस 1 एप्सिलॉन नॉट का जगह कौन लेने वाला है, म्यू नॉट लेने वाला है। 1 एप्सिलॉन नॉट का जगह कौन लेने वाला, म्यू नॉट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 4 पाई था, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 4 पाई है। बस हमने 1 एप्सिलॉन नॉट को सब्स्टिट्यूट कर दिया है म्यू नॉट से, और पी वेक्टर को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे एम वेक्टर से। ये बस मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, ये एनालॉगी करके स्टडी किया जा रहा है। ओके, जो डेरिवेशन है उसे हम लोग स्किप कर रहे हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो यहाँ पी वेक्टर का जगह ले रहा है एम वेक्टर, और उसके बाद सेपरेशन आर क्यूब। तो इस तरीके से इक्वेटोरियल फील्ड हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो आपने देखा कि जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, उस तरीके से मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डाइपोल होता है। लेकिन फर्क है, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो है चार्ज, और चार्ज जो है वो मोनोपोल्स होते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैग्नेटिज्म में मोनोपोल्स नहीं देखे गए हैं। मैग्नेटिज्म का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो करंट लूप ही है। एक ही करंट लूप जो है एन पोलरिटी भी शो करता है और एस पोलरिटी भी शो करता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पोलरिटी था दो तरह का था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो तरह का पोलरिटी था, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट एग्जिस्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज भी सेपरेट एग्जिस्ट कर सकता है। मैग्नेटिज्म में भी दो तरह का पोलरिटी है, एन पोलरिटी यानी नॉर्थ पोलरिटी और एस पोलरिटी यानी कि साउथ पोलरिटी, लेकिन ये दोनों सेपरेट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, बस इतना ही का फर्क है। बाकी सारा जैसे आप लोग टॉर्क के लिए भी इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं, मैग्नेटिक डाइपोल पे रेक्टेंगुलर करंट लूप पर टॉर्क के लिए आपने इक्वेशन पढ़ा था, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। याद कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क कितना लगता था, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्या दोनों एनालॉगस नहीं है? टॉर्क मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक टॉर्क और ये मैग्नेटिक टॉर्क दोनों एनालॉगस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एनालॉगस है। इसी तरीके से जितने भी क्वांटिटीज हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी आपने पढ़ा, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल पढ़ा, यहाँ भी एनालॉगी करके इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक एलिमेंट है वो है सर्कुलर करंट लूप, एंड द होल मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट। ये एम्पियर का सजेशन था, एम्पियर का ये सजेशन था। इस ऑब्जर्वेशन को देख करके और इस ऑब्जर्वेशन को देख करके एम्पियर ने ये सजेस्ट किया, होल मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट्स। ये सही भी लगता है। सबस्टांसेस के पास भी, जैसे कि एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट के पास मैग्नेटिक बिहेवियर है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है, और यदि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनके पास मैग्नेटिक मोमेंट है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, वैसे ही रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल है और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इससे छोटा मैग्नेटिक एलिमेंट अब तक देखा नहीं गया। और सबस्टांसेस के पास जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, एक मैग्नेट जो
मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उसके पीछे वजह भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट ही है। क्योंकि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसलिए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डाइपोल है, और यदि ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ओके, तो सर हर एक सबस्टांस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट क्यों नहीं करता है? जैसे कि ये तो मैग्नेट नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों नहीं करता है? तो आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आइए जरा पीछे, डाई इलेक्ट्रिक पढ़े होंगे आप। क्या हर एक सबस्टांस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं? क्या हर एक सबस्टांस के पास कुछ चार्ज होता है? नहीं। उनको जब हम लोग घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो जो है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, उसके बाद जो है वो बॉडी चार्ज हो जाता है और तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। तो वहां पर जिस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज का एक बैलेंस था, उसी तरीके से शायद यहाँ भी किसी तरह का बैलेंस होता होगा। हो सकता है किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है आउट ऑफ प्लेन, तो किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन रहता होगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, संभावना है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। अगला चैप्टर होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये आज का जो क्लास है ये इस चैप्टर का नाम क्या था? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ओके, क्या था लास्ट टॉपिक? सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, जहां पे एम्पियर के सजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं क्या? अ स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक एलिमेंट इज सर्कुलेटिंग करंट्स। ओके, जो सर्कुलेटिंग करंट्स जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। हर एक तरह का करंट लूप, चाहे वो सर्कुलेटिंग ही नहीं करना चाहिए, यदि वो रेक्टेंगुलर करंट लूप है तो भी, यदि प्लेनर करंट लूप है, एक प्लेन में करंट लूप है, तो वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ओके, और यदि वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस इक्वेशन के कारण, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। क्या इसमें ये इंफॉर्मेशन छुपा है कि ये फील्ड सर्कुलर करंट लूप के कारण है या फिर ये फील्ड रेक्टेंगुलर करंट लूप के कारण है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर तो बस मैग्नेटिक मोमेंट है, और मैग्नेटिक मोमेंट तो किसी भी करंट लूप के पास हो सकता है। हाँ, प्लेनर होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। यदि एक प्लेन में रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ओके, किसी भी शेप का, बशर्ते एक प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। तो यदि किसी भी शेप का एक करंट लूप हो एक प्लेन में, तो उसके पास अपना होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कह रहे हैं, एम वेक्टर से डिनोट किया करते हैं। ओके, और यदि मैग्नेटिक मोमेंट है तो वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ओके, क्लियर? तो इस कारण से एम्पियर ने सजेस्ट किया था, और उसी के सजेशन को अब हम लोग फॉलो करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में भी, और सबस्टांसेस के मैटर का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है जो कि एडवांस रिसर्च में सामने आया है, ये कि इलेक्ट्रॉन्स के पास अपना इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। इलेक्ट्रॉन्स के पास अपना इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास मास है, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के पास अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। ये एडवांस रिसर्चेज में पता चला है, ठीक है। और वैसे केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है उनके पास स्पिन होता है, स्पिन के कारण जो है उनके पास जो है मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन से यदि पेयर्ड हो, मतलब कि इस तरीके से एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल यदि हो, पेयर्ड हो कहने का मतलब एंटी पैरेलल हो, तो दोनों का जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, एक प्लस हाफ होता है और एक माइनस हाफ होता है, ठीक है, जिस कारण से उनका मैग्नेटिक बिहेवियर नलीफाई हो जाता है। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी स्किप करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग को नहीं जाना है, क्वांटम मैकेनिक्स पे हम लोग नहीं उतरने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पूरे क्लास 12 के फिजिक्स सिलेबस में, मैग्नेटिज्म का जो ओरिजिन है
उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, उसे हम लोग क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन चूंकि रिवॉल्व कर रहा है इसलिए उनके पास करंट है और इस कारण से मैग्नेटिक मोमेंट है और इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड को यूज करें। द होल मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट। और इस कारण से ऐसा लगता होगा कि एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास अपना, हाँ, एडवांस रिसर्च में कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट नहीं। हम लोग क्या मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जब सर्कुलर पाथ में एक लूप में, ठीक है, मूव करते हैं तो करंट लूप का फॉर्मेशन होता है, करंट लूप के पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो ये ऐसा लग रहा है कि एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और हम लोग यही मान करके चलेंगे। क्लास 12 का सिलेबस जो है यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है, ओके। और जो मैग्नेटिक मोमेंट को जो इलेक्ट्रॉन का इंट्रिंसिक बिहेवियर माना जा रहा है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी माना जा रहा है, वो क्वांटम मैकेनिक्स में है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग नहीं जाने वाले हैं। तो आज के क्लास में हमने देखा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, और इसके साथ ही ये चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म खत्म होता है। थैंक यू।